चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हेरिडिटी चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों जनरली हम देखते हैं ना, सीन अनसीन पैसेजेस हम लोग बात करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी करते हैं यार, गद्यांश वगैरह सब वही है। पर यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ हेरिडिटी चैप्टर से है, यहाँ पे ये साइंस सब्जेक्ट से है। कॉन्सेप्ट वही होगा जो भी आप लोगों ने पढ़ा है हेरिडिटी में, जो भी हम लोगों ने सीखा है बच्चों। सिर्फ यहाँ हमें एक पैराग्राफ मिलेगा और को ध्यान में रखते हुए हमें उन क्वेश्चंस के सवालों का, उन क्वेश्चंस का जवाब हमें जो है बच्चों देना है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में बच्चों, चैप्टर हेरिडिटी के, और जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस जो इस बार है हमारे साथ वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। एंड देखते हैं किस तरह के सवाल इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मतलब इसमें आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होंगे और किस तरह के पिछले बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं, और आपको ये हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बच्चों। सवाल जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं बेसिकली वो एक पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। भाई जिस तरीके से आप लोग इंग्लिश में सीन अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते हो, पैराग्राफ पढ़ के आपको काफी सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी केस स्टडी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज भी देते जाएंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों। यहाँ पे स्टडी है, गिवन द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दैट मींस ऑन बिहाफ ऑफ दिस डेटा व्हाट वी हैव, वी जस्ट हैव टू सॉल्व द अपकमिंग क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। लाइक द पेरेंट प्लांट क्रॉस फर्टिलाइज्ड एंड सीड्स कलेक्टेड, मेल पेरेंट ऑलवेज बोर रेड फ्लावर। कहता है कि मेल जो है हमेशा रेड फ्लावर है और फीमेल जो है वो कैसा है, व्हाइट फ्लावर है। F1 जनरेशन में 330 सीड्स यानी कि 330 सीड्स जो हैं सॉन एंड ऑब्जर्व, ऑल 330 सीड्स आर गिव अ रेड फ्लावर। जितने भी थे सारे कैसे दे रहा है वो रेड फ्लावर। इससे हमें ये अनुमान तो लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर ये F1 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है कि F2 जो ऑफस्प्रिंग है, F2 प्रोजेनीज हैं, आउट ऑफ 44 सीड्स 33 सीड्स गिव प्लांट्स विद अ रेड फ्लावर। अब देखो F2 में भी हमें कुछ रेड फ्लावर देखने को मिल रहा है और 11 सीड जो है वो कैसे हैं, व्हाइट फ्लावर है, दोनों मिल गए। तो इससे हमें समझ आ गया कि ये वाली जो है ये वाली F2 जनरेशन हो गई भाई, और इसमें हमें और दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। सवाल पे नजर मारते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया है, ये कहता है द टर्म यूज फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है सर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आंख बंद करके लगा देते हैं, क्योंकि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए उसने वहां पे, एक रेड लिया है और एक व्हाइट लिया है। तो जब सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ बच्चों। ओहो, यहाँ तो जवाब भी आपकी मदद के लिए लगाए गए हैं, राइट। Mendel's law inferred from the data of the column marked F1 indicate that white flower dominant over red flower dominant over white flower, both equal proportion or none of this। नहीं 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 नहीं, अगर 330 यानी कि रेड वाले के नंबर ज्यादा हैं और रेड वाला हमें F1 में देखने को मिल रहा है, तो इससे पता लग गया कि रेड फ्लावर डोमिनेंट है ओवर व्हाइट फ्लावर। बच्चों ये बात हमें अच्छे से समझ यहाँ पे आ गई है। अगले सवाल पे नजर मारते हैं। जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर, दोनों हमने कैसे लिए थे, अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी देखो क्रॉस करके रिप्रेजेंट करना। आपको इस तरह के सवाल बदल के कैसे पूछ सकते हैं क्रॉसेस के ऊपर, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब यहाँ पे है रेड और व्हाइट, तो रेड यानी कि कैसा होगा, प्रॉपर कैपिटल आर से जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो व्हाइट वाला होगा इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेड के लिए हो गया और ये वाला मेरे बच्चों व्हाइट के लिए हो गया। तो देखो ऐसा कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला सवाल जो है किस तरह का पूछा गया है। जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। बच्चों याद होगा आपको F1 प्रोजेनी में कैसे थे, हेट्रोजाइगस फॉर्म आई थी ना जब आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, यही तो थी F1, याद है ना। मैं देखो उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे है सब चीजें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी F1 जनरेशन। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी के लिए करेक्ट पूछी है, F2 के लिए हमें निकालना है
जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। आपको याद होगा ना जब हमने उसमें निकाल ली थी तो ये थी कुछ, आपको याद होगा कुछ इस तरीके से हमने निकाला था, ये 25%, ये 25%, ये 50%, तो यानी कि ये तो ठीक है। कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर आर रेड फ्लावर, ये भी ठीक है, ये भी रेड है और ये भी रेड है। स्मॉल आर इज अ व्हाइट फ्लावर, ये भी ठीक है। F2 progeny is a resultant hybrid generation of cross pollination among F1 progeny and नहीं ये तो कुछ नहीं लग रही, show both dwarf and the नहीं, देखो F2 progeny showed the नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मुझे ज्यादा लग रहा है बच्चों, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, F2 progeny is obtained by making self pollination between the F1 progeny, 2 progeny selected and self pollination। हाँ, तो 2 प्रोजेनी को सेलेक्ट किया तो उन्होंने F2 प्रोजेनी बनाया, ऑब्टेन हुआ, हमें कैन नॉट बी क्रॉस, ये बेकार की, मतलब आप लोग समझ गए हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये तीनों स्टेटमेंट जो एकदम करेक्ट है, वो उससे रिलेट नहीं करेगा, वहां सेल्फ पॉलिनेशन वाली बात लगानी है हमें सीधा सीधा। अगला जो है बेटा यहाँ पे रीड द फॉलोइंग, अब अगला केस स्टडी 2 आ गई है, समझ आ गया होगा आप लोगों को होपफुली अच्छे से पहला वाला पार्ट। अभी कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Sex determination is the method by which distinction between males and the females is established in species. The sex of an individual is determined by specific chromosomes, right? These chromosomes are called sex chromosomes or allosomes का नाम भी हम इनको देते हैं। X and Y chromosomes of an individual are known as autosomes. X and Y chromosomes of an individual are known as ऑटोजोम्स। अब जरा सवाल पे नजर मारते हैं बच्चों। द क्रोमोसोम XY एंड XX आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। हमने अभी पढ़ा कि इनको हम किस नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। यहां पे सवाल अगला है, अ कपल हैज 6 daughters, what is the possibility of their having a girl इन नेक्स्ट टाइम, अगली बार गर्ल हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी। अगर आपको याद हो बच्चों तो हमने एक क्रॉस किया था जिसमें हमने कुछ इस तरीके से जाना था कि जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे हमें कैसी प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। हमें जो प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है वो 50-50% देखने को मिलती है। 50% ये हो गए और 50% ये हो गए, तो यानी कि जाहिर सी बात है जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 50% जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट इन ह्यूमन इज 1। एक ही तो सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक पेयर तो एक ही होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे नजर मारते हैं। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट 1। ह्यूमन मेल में all the chromosome are paired perfectly except 1 and this is the unpair is our X chromosome, Y chromosome, large chromosome both A and B। तो आपको पता होगा इसे हम unpaired chromosome के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, दोनों A और B जो होता है, क्योंकि यही एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम जो हमें मेल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो क्रोमोसोम। इन एनिमल्स सच एज स्नेल इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज देयर सेक्स एंड इन ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस 2 types of sperm having X chromosome and the Y chromosome. In turtle sex determination is regulated by the environmental factor। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ज्यादातर जो मेरा जवाब जा रहा है वो ए या बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बी की तरफ क्यों, कहता है कि एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज देयर सेक्स, राइट, स्नेल्स इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज। यू नो, 2 तरीके से आप लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है बच्चों। एक होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो 2 तरीके से होती है। अब जरा कॉन्सेप्ट को देखो, 2 तरीके से होती है ना। एक होता है एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, और दूसरा होता है जेनेटिकल फैक्टर। दूसरा होता है जेनेटिकल फैक्टर। भाई जेनेटिकल जो आप ह्यूमंस में पढ़ते हो XX XY,
पढ़ते हो ना जेनेटिकल फैक्टर, ज्यादातर एनिमल्स में वो हमें देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो मेजर चीज अपना रोल प्ले करती है वो है टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, क्या है वो, टेम्परेचर। ठीक है, तो वो टेम्परेचर अपना रोल प्ले करती है, तो भाई यही तो है। तो एनिमल सच एज स्नेल, नहीं, इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज देयर सेक्स, एनिमल्स सच एज दे कैन चेंज देयर सेक्स, तो ये इनकरेक्ट है बेटा। इन मेल ग्रासहोपर 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक एक्स नॉट होता है उसमें, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा। ठीक है, एंड टोटल सेक्स डिटर्मिनेशन रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है, और ह्यूमन वाली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा इनकरेक्ट जो है बेसिकली इस स्टेटमेंट के में बी हो गया। अगली केस स्टडी हमें कहती है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मेंडल साहब के ऊपर है, मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, क्रॉस कराया उन्होंने, बिल्कुल कराया। He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to the generate plants of the first hybrid generation, which is called first filial progeny और F1 का नाम दिया गया। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and he obtained F2 generation। क्या ऐसा ही हुआ सर? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, हम लोगों ने पढ़े हैं दोनों अच्छे से, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को। ठीक है, a cross between the tall and the short plant resulted in progeny that were all tall plants because of the tallness is the dominant trait, shortness is the dominant trait, ये तो नहीं है, tallness is the recessive trait, ये भी नहीं है, height of pea plant is not governed by the capital T और small t, ये भी नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पहली वाली बिल्कुल सही है। अगला हमें क्या कहता है, in peas a pure tall plant is crossed with a short small t, the ratio of pure tall plant to short plant F2 is, F2 का क्या था, 3:1। आप लोगों को याद होगा F2 जनरेशन हमारी क्या थी, 1 मिनट, ये कैसे हो गया, 1 मिनट जरा नजर मान लेते हैं, हमने कुछ गड़बड़ी की है। In a pea pure tall plant capital T is crossed with a short plant small t, then the ratio of the pure plant to short plants in F2 generation, okay, so sorry, that's my mistake। हमने ये निकाला था F1 जनरेशन में, और जब इसकी हमने सेल्फिंग करा दी तो इससे हमें एक ये मिलेगा प्योर, ये दोनों हमें मिल जाएंगे ड्वार्फ वाले, हमने थोड़ा सा गड़बड़ा गए, ये हमें मिल गए हाइब्रिड वाले और ये हमें मिल गए प्योर वाले। तो प्योर वाला कौन सा हो गया, एक ए हुआ एक ये हुआ, तो इसका मतलब रेशियो 1:1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ये हुआ और एक ये हुआ। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट प्योर breed seeds, pure round seed, which of the following genotype represent pure round seed, pure round seed ये बताता है हमें ये, that means the capital R is the correct answer। अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet flower with short pea plant bearing white flower। The progeny all bore violet flower but almost half of them were short। कुछ ऐसे हैं जो short हैं देखना। And this suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as। कहता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ब्रीडिंग किया टॉल पी प्लांट्स को बेयरिंग वायलेट फ्लावर, ठीक है, विद शॉर्ट पी प्लांट्स बेयरिंग वायलेट फ्लावर। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर, सभी जो थे वो वायलेट थे, इसका मतलब ये तो डोमिनेंसी को शो कर रहा है। लेकिन हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, तो यानी कि सारे तो ये नहीं होंगे क्योंकि कुछ शॉर्ट भी हैं, अगर शॉर्ट होंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि कैपिटल टी है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। वो कह रहा है कि वायलेट फ्लावर जो थे वो बेयरिंग वायलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट, ऑल बोर वायलेट फ्लावर, अगर सभी वायलेट हैं तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, टू स्टडी द नेचुरल फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वर सुटेबल फॉर देयर स्टडी। Plants cannot easily self-pollinated or cross-pollinated in the nature. Okay.
प्लांट्स वर इजिली ग्रो इन गार्डन सॉइल विद अ कंसिडरेबली शॉर्टर जनरेशन ऑफ टाइम, ये ठीक है। टू स्टडी द नेचुरल फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी वर सुटेबल, कौन सी सुटेबल है फॉर देयर स्टडी, तो दूसरी वाली तो बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स, पी प्लांट डू नॉट रिक्वायर द ट्रू ब्रीडिंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, मेनी पार्ट्स of the plant such as pod, seed, flower, cotyledon show distinct phenotypes, ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। मैं तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना चाहूंगा और बिल्कुल बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, क्योंकि पी प्लांट डू नॉट रिक्वायर ट्रू ब्रीडिंग, रिक्वायर्ड ट्रू ब्रीडिंग फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, भाई कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द क्रॉस दैट इंक्लूड द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली इज रेफर्ड टू एज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। पढ़ा है हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस, यहीं पे होल्ड रखो डाइहाइब्रिड क्रॉस को। मेंडल चूज प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर येलो एंड ग्रीन सीड्स and round and wrinkled shape of seeds, ठीक है। He cross pollinated plant having a yellow round seed with plant having green wrinkled seeds. All the plants produced in F1 generation were having yellow round seeds. The plants raised from these seeds were self pollinated that resulted in a production of plants having 4 phenotypically different types of seeds. Dihybrid cross है, समझ गए होंगे। बेसिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और नथिंग मच। अब कहता है कि क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्टेड इन द 9:3:1, किसमें पढ़ा है हमने, 4 पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस बच्चों, और कुछ तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, सिंपली डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगला कहता है कि व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन राउंड येलो सीड्स, इनके बीच में, एंड द राउंड सीडेड प्लांट, राउंड है और राउंड येलो सीडेड प्लांट, सॉरी, क्योंकि राउंड हो गया और येलो हो गया। द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेनी इज, अब यहां से कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या निकलेगा, तो देखो ये 4 टाइप के गैमेट्स हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है राउंड येलो ही निकलेगा, ठीक है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो, तो पॉसिबिलिटी तो सबकी है, तो इसका मतलब देखो बी तो है ही है, ठीक है, बी तो है ही है, ये तो है, क्योंकि ये 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स हो गए, और 4 अलग अलग टाइप के जब गैमेट्स हमने देखे थे डाइहाइब्रिड क्रॉस में बेटा, तो राउंड भी आया, रिंकल भी आया, राउंड भी आया, ग्रीन भी आया, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल ग्रीन भी आया, तो दोनों की ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम पी प्लांट हैविंग जीनोटाइप YY, एंड अभी बताया मैंने कि इसमें कितने टाइप के हो गए, ये कितने हो गए, 4 हो गए, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ राउंड येलो सीडेड पी प्लांट एंड अ रिंकल्ड सीडेड पी प्लांट, द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेनी इज, आपने इसका क्रॉस कराया था ना, तो ऑब्वियस सी बात है तो राउंड येलो ही आएगा, है ना, कैसा आएगा, राउंड येलो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो सीधा सीधा F1 जनरेशन की बात होगी ना डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अगला कहता है, if a wrinkled green seeded pea plant is crossed with a wrinkled green seeded pea plant, अच्छा इन दोनों का अगर कराते हैं तो ये तो यही बनेगा, ये तो wrinkled बनेगा और ग्रीन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई इनमें से तो गैमेट यही दोनों तो आएंगे, तो जब ये आएंगे तो एक रिंकल्ड होगा और दूसरा वाला जो है वो येलो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला देखते हैं, अब ये पिक्चर एक हमारे सामने लगाई गई है, ऑब्जर्व द सीरीज ऑफ इमेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कोई पेरेंट है, ये उसकी F1 जनरेशन हो गई या F2 जनरेशन हो गई। सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज शोन इन द फिगर, सिंगल है, सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। दो ही तो पेरेंट है इसमें, ये देखो जरा ध्यान से, दो ही तो पेरेंट है ना बेटा, तो ये कैसा हो गया, दो ही तो है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो ये पेरेंट्स हो गए, दो हो गए, तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया एक इनका, तो यानी कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगला देखते हैं जरा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखो जरा,
विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। जब आपको याद है ना, कैपिटल टी ही अपने कैरेक्टर को, ट्रेट को रिस्पॉन्स कर रहा है, दिखा रहा है उसको, तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी को शो कर रहा है वो। तो यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। अगला देखते हैं जरा, स्टेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडल्स इन F2 प्रोजेनी। बेसिकली यहाँ पे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है। F2 प्रोजेनी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिखाता है कि किस तरीके से यहां पे इसने सेग्रीगेट होके, सेपरेट होके अपना जो कैरेक्टर था, जो ट्रेट था, वो उसने दिखाया। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का इसमें से क्या बन सकता है, आपको याद होगा तो F1 जनरेशन हमारी ये आई थी, तो दो डिफरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन बन रही है। तो इसमें देखो हेट्रोजाइगस कौन सी होगी, ये तो दोनों होमो हो गई, तो ये वाली हो गई हमारी हेट्रोजाइगस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सवाल, केस स्टडी अगेन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन फॉलो। प्योर ब्रीड पी प्लांट विद स्मूथ सीड्स, जो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वर क्रॉस्ड विद अ प्योर पी ब्रीड पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स, जो कि एक रेसेसिव है। ये वाला स्मूथ वाला जो बोल रहे डोमिनेट है। तो F1 जनरेशन वाज सेल्फ पॉलिनेटेड टू गिव राइज टू द F2 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 बनी। तो आगे का क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ, सो सॉरी, what is the expected observation? Expected observation of F1 generation is, F1 generation कैसी होगी, सारी की सारी प्योर जो डोमिनेंट वाला है वही देखने को मिलेगी। सो वन ऑफ F1 जनरेशन का पूछा गया यहाँ पे, वन ऑफ हाफ बेसिकली ऑफ देम हैव स्मूथ सीड्स एंड हाफ ऑफ देम हैव रिंकल्ड सीड्स, ऐसा कुछ। 1/4 of them have wrinkled seeds and 3/4 of them have a smooth seeds. 3/4 of them are wrinkled seeds and 1/4 of them have smooth seeds. All of them smooth seeds. सभी जो है वो smooth seeds होंगे बेसिकली, क्योंकि smooth seeds उसने क्या बोला है, उसने बोला है ये डोमिनेंट है। तो आपको याद होगा ना कि ये टॉल वाला जो था वही दिखा था, जो डोमिनेंट था वही हमें F1 जनरेशन में दिखा था। तो अभी उसने पीछे बोला है कि ये जो है वो डोमिनेंट है, स्मूथ वाला कैसा है, स्मूथ सीड जो है वो डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में तो ऑब्वियस सी बात है सारे कैसे मिलेंगे, डोमिनेंट ही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इन द F2 जनरेशन इन प्लांट्स, F2 में हमें कैसे मिलेंगे, स्मूथ भी मिलेंगे और थोड़े वैसे भी मिलेंगे। तो हाफ जो बेसिकली अगर हम देखें तो 3/4 ऑफ देम हैव रिंग स्मूथ एंड रेस्ट ऑल ऑफ देम हैव स्मूथ सीड्स तो नहीं होंगे। One of them have those two smooth have wrinkled seeds. 1/4 of this have wrinkled seeds and 3/4 of them have smooth seeds. तो 3/4 जो है उसमें स्मूथ सीड्स होंगे और 1/4 कैसे होंगे, उसमें जो है वो wrinkled seeds देखने को मिलेंगे। बेसिकली 75% ये हो गए और 25% वो हो गए, ये 25% हो गए। ठीक है, यही है ना, ऐसे तो देखा था आपने कि कैपिटल जो टॉलनेस थी वो 75% थी, 3:1 ऐसे तो निकला था। और ये जो था आपका वो ड्वार्फनेस जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं सिर्फ इससे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इफ अ जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। अगर जो जीनोटाइप है कंसिस्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल से, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हेट्रोजाइगस को। ठीक है बेटा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। The alternative form of gene is called, alternative form of gene is called alternative form, dominant character alternative genes कहते हैं, alleles कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा alleles के लिए बनेगा। ठीक है, बेसिकली ये एक एलिल है, ठीक है, या ये एक एलिल है, अलग अलग मतलब ये अलग हो गई, अलग हो गई, तो एलिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। Which of the following will be the genotypic ratio of the F2 generation? F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक 1:2:1। अगर आपको याद हो ये तो था और ये तो 1:2:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट
आंसर। अगला देखते हैं। ऑलराइट, तो ये थे बेटा कुछ हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया और मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो इनको समझाने में। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आप सभी ने इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को बच्चों हमारे इस वंडरफुल चैप्टर हेरिडिटी से बहुत अच्छे से सीखा हो। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।